हेलो बच्चों, लाइफ प्रोसेस के लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा और आप उसको विजिट कर लीजिए। उसके बाद ही आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। अब इधर देखो, अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की या नेफ्रॉन की फंक्शन की, नेफ्रॉन के फंक्शन की, तो ये 3 स्टेप में डिवाइड होता है। सबसे पहला होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद होता है सेलेक्टिवली या सेलेक्टिवली ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और फिर होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है आपके बोमन कैप्सूल के अंदर। ये होता है बोमन कैप्सूल के अंदर। अब बोमन कैप्सूल के अंदर देखो, ये बोमन कैप्सूल है और ये तो है बोमन कैप्सूल, और बोमन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब देखो, 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पर। एक जो ब्लड वेसल्स है इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, और ये है आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब देखो, आपको पता है एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जो है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जो है वो आपके आएगा बोमन कैप्सूल में, और इफरेंट से निकलेगा बाहर। एफरेंट से जब वो बोमन कैप्सूल में आएगा तो बोमन कैप्सूल में आने के बाद में ब्लड पहुंचेगा आपके ग्लोमेरुलस के अंदर, और ग्लोमेरुलस इसको कर देगी फिल्टर। अब ब्लड फिल्टर होने के बाद में, ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में, ब्लड से फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो भी इम्प्योरिटीज है वो कहाँ जाएगी? तो बेटा, जैसे ही ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड में से जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है या अदर मटेरियल है वो निकलकर कहां पर आने लगेंगे? बोमन कैप्सूल में आने लगेंगे, और जब ये बोमन कैप्सूल में जमा हो जाएंगे तो इनको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। वापस से देखो, जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर आएंगे तो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होने लगेगा, और ब्लड में से इंप्योरिटीज और साथ में बहुत सारी प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें बताऊंगा कौन कौन सी है, वो सब कुछ फिल्टर होके बोमन कैप्सूल के अंदर आने लगेंगे, और फिर हम उसको कहेंगे फिल्ट्रेट। अब जब ये बोमन कैप्सूल में आएंगे तो उससे पहले 3 लेयर से ये फिल्टर होके आएंगे। सबसे पहली है एपिथेलियल लेयर, दूसरी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी है पोडोसाइट सेल्स। इन तीनों से फिल्टर होके फिल्ट्रेट कहां पर आ जाएगा? बोमन कैप्सूल के अंदर। अब फिल्ट्रेट में क्या क्या होता है? देखो, फिल्ट्रेट के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट तो है ही, इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट तो है ही, साथ ही साथ में ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड भी है, ठीक है, फैटी एसिड भी है, ठीक है, आयंस भी है, जिनको आयन और मिनरल्स भी हैं, इसके अलावा वाटर भी है। तो मान के चलो, ठीक है, पिगमेंट भी है, तो मान के चलो इसको निकालने के चक्कर में, इसका फिल्ट्रेशन करने के चक्कर में, वेस्ट का फिल्ट्रेशन करने के चक्कर में, फिल्ट्रेट के अंदर जो आपके बॉडी के असेंशियल प्रोडक्ट है वो भी कहां पर आ गए? वो भी आपके आ गए किसके अंदर? बोमन कैप्सूल के अंदर। अब बेटा, ये जो फिल्ट्रेट है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूं, आपकी 2 किडनियां हैं, और दोनों किडनियों में 2 मिलियन से ज्यादा जो है वो नेफ्रॉन है। अब आप सोचो, जब ये सारे नेफ्रॉन एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में दोनों किडनियां मिलकर एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट तैयार करती है। कितने लीटर फिल्ट्रेट तैयार करती है? 180 लीटर, 180 लीटर। बोला सर 180 लीटर अगर हम फिल्ट्रेट बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो हमारा क्या होगा? रुको जरा, सब्र करो।
अब 180 लीटर फिल्ट्रेट तो तैयार हो रहा है, लेकिन इससे यूरिया या यूरिन कितना बनता है? तो यूरिन मात्र बनता है 1 से लेकर 1.5 लीटर के पास मात्र यूरिन बनता है यहाँ पर, और बाकी जितना भी है वो वापस से बॉडी में रिटेन हो जाता है। देखो मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल से कैपिलरी इसमें ग्लोमेरुलस में आएगा, ग्लोमेरुलस से ये फिल्ट्रेट होगा, इसका फिल्ट्रेशन होगा, इसी को बोलोगे आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, ब्लड से जो कंपोनेंट है, वेस्ट के साथ में बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो क्या आपकी एपिथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोरोसाइट को क्रॉस करके कहां पर आ जाएगी? बोमन कैप्सूल में आ जाएगी। अब इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, आयन, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में असेंशियल प्रोडक्ट भी है। अब इन सारे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो इन प्रोडक्ट को वापस से बॉडी में रिटेन करना बहुत जरूरी है। पर डे 180 लीटर फिल्ट्रेट आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, आपकी दोनों किडनियां प्रोड्यूस करती है, और उनमें से यूरिन कितना बनता है? 1 से लेकर 1.5, 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो वापस से बॉडी के थ्रू रिटेन कर लिया जाता है, और इसे रिटेन करने की जो प्रोसेस है उसी को हम सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो हो गया ग्लोमेरुलस के अंदर, लेकिन ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो बेटा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन जो है वो आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। अब इसको समझो, अब रीएब्जॉर्प्शन जो है वो 3 लेवल पे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पीसीटी के अंदर, फिर हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले के अंदर, और फिर हम पढ़ेंगे डीसीटी के अंदर। अब इधर देखो मेरे बच्चों, देखो सबसे पहली बात तो जो पीसीटी होती है, पीसीटी के अंदर एक स्पेशल टाइप की एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी इन टिश्यूज के बारे में मैंने बात की थी, वापस से सुन लो, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। इन टिश्यू को क्या कहते हैं? तो बच्चों बिल्कुल सही, इनको कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। इसमें क्या होंगे? इनके ऊपर सीलिया होंगे, या मान के चलो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होगी, सॉरी सीलिया नहीं होंगे, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होगी। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन सरफेस को इंक्रीज करेगी। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, देखो पीसीटी के अंदर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो यहां पर जो है मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन है, मतलब सबसे ज्यादा री एब्जॉर्प्शन अगर आपसे पूछे तो वो होता है आपके पीसीटी के अंदर। यहां पर देखो ग्लूकोज, ठीक है, इसके अलावा अमाइनो एसिड, इसके अलावा फैटी एसिड, इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब ग्लूकोज जो है वो इस ट्यूब्यूल से सीधा ब्लड में चला जाएगा। ये क्या है? ये है वासा रेक्टा, ठीक है, तो सीधा ब्लड वेसल्स में चला जाएगा ग्लूकोज। अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो वो भी डायरेक्ट इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है। अच्छा, जो वाटर है ना, वाटर का यहाँ पर 80% रीएब्जॉर्प्शन है, और जो आयंस है उनका भी यहाँ पर 80% रीएब्जॉर्प्शन है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि द साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन इज पीसीटी। आपसे पूछे कि पूरे नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे कि बेटा सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। उसके बाद आ जाओ, अब जैसे ही हम लूप ऑफ हेनले में आएंगे तो लूप ऑफ हेनले की 2 आर्म है। एक तो है डिसेंडिंग आर्म जो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, इसको डिसेंडिंग आर्म कहते हैं। तो ये जो आर्म है इसको कहते हैं असेंडिंग आर्म। अब जो डिसेंडिंग आर्म है इससे रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। यहां से वाटर जो है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, धड़ाधड़ बिना रुके वाटर जो है वो कहां पर जाएंगे? आपके वासा रेक्टा के अंदर जाएंगे। और जबकि असेंडिंग आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इससे आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है। आयन जो है यहां से वासा रेक्टा में जाएंगे, ये लो, ठीक है। उसके बाद डीसीटी की बात करें तो डीसीटी के अंदर अगर हम देखें
तो डीसीटी के अंदर एक बात ध्यान रखना, यहां पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, या आप इसको बोल सकते हो, देखो मैं यहां लिखता हूं डीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहां पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब अगर बॉडी को रीएब्जॉर्प्शन की ज्यादा नीड है तो रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अगर बॉडी को रीएब्जॉर्प्शन की नीड नहीं है, कम नीड है, तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा। यहां पर वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है और आयंस का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर सपोज करो बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो यहां पर रीएब्जॉर्प्शन वाटर का ज्यादा होगा, आयंस का रीएब्जॉर्प्शन यहां पर ज्यादा होगा। मान के चलो आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, बॉडी को पानी बाहर निकालना है, तो बॉडी जो आपकी बॉडी है वो फालतू में वाटर क्यों रिटेन करके रखेगी, यहां पर रीएब्जॉर्प्शन की रेट को कम कर देगी और पानी जो एक्स्ट्रा है वो कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यहां पर जो है वो कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल होता है, चाहिए तो होगा, नहीं तो नहीं, जरूरी भी नहीं है। तो मान के चलो ये जो डीसीटी है ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प कर रही है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर आयन और वाटर का बैलेंस बनाने में भी हेल्प कर रही है। समझ गए मेरे बेटा? इधर देखो आगे, अब सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बाद देखो ब्लड में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ इंप्योरिटीज अब भी ब्लड में रह जाती है। जैसे सपोज करो कुछ अमाउंट में यूरिया जो है वो अब भी ब्लड के अंदर है, H+ आयन अब भी ब्लड के अंदर है, तो इसको हम ब्लड में नहीं रखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको वापस से कहां पर भेज देंगे, ट्यूब के अंदर भेज देंगे, जो किसके साथ चला जाए, ये यूरिन के साथ चला जाए, सॉरी। तो जो भी इंप्योरिटीज बचेगी उसको वापस से कहां ट्रांसफर करेंगे, वासा रेक्टा से ट्यूब्यूल्स के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहां पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और लगभग हम ये मानेंगे चैप्टर की भी एंडिंग ही है, ठीक है। एक टॉपिक और है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस, तो उसका तो एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, उसमें इतना कुछ है नहीं। तो मान के चलो चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस चैप्टर का यहाँ पर डी एंड हुआ। अगर आपको पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर पसंद आए हैं, अगर आपने देखे हैं, तो सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए चैप्टर और नए लेक्चर के अंदर।